So right, फिर कहाँ चली गई ऐसे सारी रातें गुजरती नहीं दिल को रख लो और दे दो पल की खुशी मेरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जैसा कि लेक्चर नंबर 1 इसके पिछले वाले वीडियोस में आ गई थी, आज लेक्चर नंबर 2 है। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जो भारत का 11 से 13% जॉब क्रिएट करने वाला है। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस करता है। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जो भारत को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने हमेशा से कहते आया हूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है और ये सिर्फ एक बुक का कहानी नहीं है, क्योंकि यदि ये चीज तुम पढ़ लिए तो आपको लाइफ में भी काम जरूर आएगा। ये चैप्टर ऐसा है ही और वाकई में ये चैप्टर का बहुत ज्यादा वैल्यू है इन रियल लाइफ। आपको 10th बोर्ड में 2 से 3 नंबर के रहेंगे, लेकिन इन रियल लाइफ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देती है इफ यू वांट टू बी इन बिजनेस। यदि आप बिजनेस में रहना चाहते हैं, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, यदि बिजनेस में इंटरेस्ट है आपका, तो ये चैप्टर एक वाखूबियत, एक बहुत अच्छी रोल निभाती है आपकी जिंदगी में। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि इस चैप्टर को तुम बेसिक समझ लिए, अच्छे चीज से समझ लिए, तो तुमको बहुत आगे काम आएगा। तो शुरू करते इस चैप्टर को। सो कैसे आप लोग एकदम मस्त होंगे, ये करता हूं आप लोगों से होप दिल और दिमाग को कर ले देखिए और क्योंकि आगे ही जाते आप सभी के साथ मचाने। सबसे पहले इसके पिछले वाली वीडियोस में तो हम लोग बात कर लिए थे 3-4 जो भी प्रॉपर्टीज हुए थे हमारे, 3-4 इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गए थे, 3-4 पॉइंट बताया था मैंने। इसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ते हैं फर्दर, और 10 मिनट 15 मिनट यही वीडियो भी आएंगे, 20 मिनट ऐसे जाएंगे। अभी मैं 1 घंटा 2 घंटा का लेक्चर नहीं लेना पसंद कर रहा हूं, और वो वक्त आएगा ज्यादा दूर नहीं है वक्त जब मेरे लेक्चर 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 1 शॉर्ट वीडियो, ये सब सारी चीज आएगी। लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी वाकई में समय की बहुत मेरे पास बहुत समय कम रहता है, मैं बहुत सारी चीजों में भी व्यस्त हूं, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, जिससे जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उसके बाद ऐसा दिखाऊंगा अपना जलवा कि मजा तो आना शेर है मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यही बोलता है कि यदि हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, मान के चलो कि आपका घर है और आपके घर में एक धंधा चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, और आपके पिताश्री जो है वो ये बोलते हैं कि मेरे घर में ज्यादा माल मंगवा ले रहे हैं, मंगवा के पूरा अपना घर को भर दिया, पूरा अपने इंडस्ट्री को भर दिया, माल मंगवाते जा रहे बाहर से, माल मंगवाते जा रहे बाहर से, और उसको सप्लाई जो कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। तो मान के चलिए वो धंधा ठप होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप। कहने का मतलब यही है कि यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, यदि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इस मामला में हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस चीज में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। लेकिन हालांकि ये पॉइंट कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिस कंट्री में, जिस देश में, जिस स्टेट में कहीं भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा तो वो एक्सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मान के चलिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है एज ए क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और हमारा जो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत बेहतरीन। एक बार की बात है कि टेस्ला के अंदर आपसे लगता है 2-3 साल पहले की बात है कि टेस्ला का जो शेयर था वो गिर जाता अगर इलोन मस्क एक सफिशिएंट अमाउंट में टेस्ला का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य हमारे इलोन मस्क के पास सारा चीज था, मटेरियल था, सब चीज था, मटेरियल था, लेकिन उसके पास वैसा मैकेनिज्म नहीं था, उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी कि लार्ज स्केल में उस चीज को प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए इलोन मस्क एक ऐसा टेक्निक अप्लाई किए थे कि कोई जैसे मान के चलो कार है, तो जो टेस्ला के अंदर जो कार का डिजाइन किया गया था, तो उसके अंदर इलोन मस्क ने दिमाग लगाया कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज रहेगा उसके हेल्प से अगर वो कार अच्छे से रन कर रही है, मैं उस चीज को लगाऊंगा और बिना मतलब का कोई भी ऐसा चीज नहीं लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चलाते होंगे तो बहुत लोग स्टिकर लगा के रखते हैं, स्टिकर का कुछ काम ही नहीं है। तो उसी तरह वो दिमाग लगाए कि इलोन मस्क यही दिमाग लगाए कि अगर कोई भी कार है जिसके अंदर जो चीज काम का नहीं है वो चीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो चीज लगाने में टाइम जा रहा है, खपत जा रहा है तो उसका स्केल जो है, जो प्रोडक्शन है वो कम जा रहा है, और प्रोडक्शन ही कम जाएगा तो मेरे दोस्त
शेयर कम जाएगा, और शेयर कम जाएगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत एक मिनट में और एक डिसीजन से वो रॉन्ग हो जाता, इसीलिए उन्होंने ये सटीक डिसीजन लिया। और इतना कमाल का बात है कि उन्होंने फैक्ट्री के बाहर जो वो तप्पू लगा रहता ना, टेंट लगा के उन्होंने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास जगह की कमी थी। अचानक से तो इंडस्ट्री तुरंत सेटअप नहीं कर देते, और उसके पास बहुत कम समय था, बहुत कम समय था, और बहुत कम समय के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करना था। तो अचानक से तो हम फोन करेंगे कि रातों रात इंडस्ट्री नहीं बैठ जाएगा, ये भी बात है कि रातों रात इंडस्ट्री बैठ नहीं सकती। तब जाके सोचे थे कि तब जाके उन्होंने डिसीजन किया कि हम बाहर एक तंबू लगा के, जो तंबू लगा के जहां जो बहुत सारी कंपनी में देखते हो ऑट एरिया रहता है, तो वहीं तंबू लगा के प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। सोचो इतना अच्छी लीडरशिप। तो यही कह रहे हैं कि यदि आपका प्रोडक्ट एज ए क्वालिटी बेस्ड है और एज ए क्वांटिटी बेस्ड है, मैंने क्वांटिटी के लिए ये एग्जांपल लिया कि यदि आपका क्वांटिटी भी बेस्ड है और क्वालिटी भी बेस्ड है, तो आप एक्सपोर्ट करने में आपको धंधा अच्छा चलेगा और एक्सपोर्ट होगा। और जैसे ही एक्सपोर्ट होगा हमारी कंट्री से, कोई भी कंट्री से जैसे ही एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है, वैसे ही मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंस रेट्स एंड कॉमर्स, ऐसे ही अगर जैसे ही प्रोडक्शन हमारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है, वैसे ही कोई देश का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसकी जीडीपी में अच्छा रोल आने लगती है। इसलिए अगर आप नोटिस करते होंगे तो हमारी भारत सरकार जो है एक मिनिमम अमाउंट तक एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेती है। वकायदा अगर आप देश के अंदर काम कर रहे हैं, वकायदा आप देश के अंदर धंधा कर रहे हैं, तो उसमें आपको टैक्स लिया जाएगा। लेकिन आप देश के अंदर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें टैक्स कम लिया जाता है। समझ आ गई? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आई होगी। आई होप कि यहां तक आपको मजा आ रहा होगा। आई होप कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ये आपको दूसरा पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि देखिए ये समझ में आ गया। और यहां पे ये मैंने बोला कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे एक मिनिमम अमाउंट है, वहां तक टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करती है। वो इसलिए अप्लाई नहीं करती है कि ज्यादा से ज्यादा यहां जितने भी हैं प्रोडक्शन जो करते हैं, जितने भी लोग यहां धंधा कर रहे हैं, जितने भी लोग उद्योगपति हैं, उद्योगपति मतलब समझते हैं जो लोग प्रोडक्ट्स करते हैं, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री का जो मालिक होता है, सीईओज, जितने भी ये सब है, वो सब एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे, इंपोर्ट पे थोड़ा कम ध्यान दे। क्योंकि एक्सपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे देश का जीडीपी स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा जीडीपी स्ट्रांग होगा हमारा देश उतना डेवलप होगा। तो इसलिए करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लेदर जैसे चमड़ी, कोई जानवर का खाल बेच रहे हैं, तो ये सब पे टैक्स बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब कि उन सब चीजों पे टैक्स 28% रहता है, किसी पे 35% रहता है, किसी पे 40% रहता है। अगर आप किसी चीज का खाल बेच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो ब्लैक चीज होता है, ड्रग्स का ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब जो ब्लैक मार्केट में जो व्यक्ति अगर वो चीज सप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज पे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये चीज है, अगर आप अच्छी धंधा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स बहुत कम लगती है, बहुत मिनिमम लगती है, एक मिनिमम अमाउंट तक। ठीक है, अब ऐसा करेंगे कि हम धंधा कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और आपका पता चला कि आप बिलियन में धंधा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो चलेगी भाई कि तुम बिलियन में धंधा कर रहे हो और हमें तो तुम टैक्स ही नहीं दे रहे हो। और कमाल का बात है कि आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। वो इसलिए टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि वो सब जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो शेयर के मामले में रखते हैं, और शेयर पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। ये सब एनसीईआरटी के लाइन में आपको नहीं मिलेगी, ये सब सिर्फ हमारे क्लास में मिलेगी। उसके अलावा एनसीईआरटी में तो मिलेगी नहीं। क्लास 10 का एनसीईआरटी में आप चप्पा चप्पा ठान मान लो, आपको टैक्स के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं मिलेगा। और ये मैंने शुरू किया टैक्स के बारे में, अगर अंदर डिटेल करना शुरू कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक एक चीज ऐसा चीज बताऊंगा, कहां कहां पे से धंधा से पैसा बचाते हैं, कहां पे दिमाग लगा के कैसे धंधा को एक्सपैंड करते हैं, और कैसे टैक्स बचा करके धंधा में अप्लाई करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि जितने भी इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री, और इसीलिए सब आईपीओ में चेंज करवाना चाहते हैं कि जैसे ही आईपीओ में चेंज हो जाएगा हमारी कंपनी का शेयर के मामले में हो जाएगा, और जैसे ही शेयर में हो जाएगा हमारा टैक्स रेट जो हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा। ये इससे बहुत ज्यादा फायदा है। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गई होगी। और ये कमाल का बात है, हमारे भारत के लिए एक गर्वान्वित करने वाली महसूस है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आती है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई द मेडिसिन। मेडिसिन को सप्लाई करने के मामले में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बाय वैल्यू
14 नंबर पे आती है। यानी कि बल्क में प्रोड्यूस करते हैं हमारा भारत और बल्क में बोलते हैं कि हम सप्लाई भी करेंगे बल्क में, हम सबको सप्लाई करते जा रहे हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं। लेकिन मान के चलिए जैसे भरी आप लोग खाते होंगे तो भरी 5 रुपए को बहुत आ जाता है, लेकिन वही 5 रुपए को तुम काजू जाओ किन्ने, बादाम जाओ किन्ने, तो इतना आएगा 1-2। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि मेडिसिन तो सप्लाई कर रहे हैं, बेच भी रहा है, हमारा भारत बेच भी रहा है सप्लाई, इतना बड़ा धंधा कर भी रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होती है कि बहुत सस्ते मामले में बेच रही है, बहुत सस्ता दवाई बेचता है भारत। तो जितना सस्ता बेचेगा उतना फायदा कम बना पा रहा है भारत। तो ये हाँ, हालांकि सप्लाई तो कर रहा है, ये चीज अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट तो कम से कम कर रहा है भारत, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट के साथ करता है भारत। हालांकि बाहर से जो दवाइयां आती है हमारे यहाँ वो बहुत महंगे में आती है, लेकिन हमारे भारत से जितनी भी दवाई जाती है वो बहुत सस्ते में जाती है। और इतना कमाल का बात है कि हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो हर एक साल दवाई ना खरीद के कारण वो मर जा रहे हैं। ये तो बहुत एक दुख की बात है हमारे भारत के लिए कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत में दवाई खरीदने तक उसको पैसा नहीं है और इतने सस्ते में धंधा करके वो बाहर भेज रहे हैं दवाई। ये बहुत दुख की बात है। पहले अपने घर के अंदर खुशहाली लाओ, फिर जग में ढिंढोरा पीटो कि हम खुश हैं। ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये चीज भारत को भी समझनी चाहिए कि पहले अपने भारत के अंदर दवाई को इतना मिनिमम प्राइस में बेचे, इतना मिनिमम प्राइस में बेचे कि एक गरीब आदमी भी उसे अफोर्ड कर सकता है और उसे खरीद सकता है। महंगी आज कैंसर का बहुत महंगा इलाज चलता है, बहुत महंगी इलाज, कैंसर हो जाता है तो ठीक है। हम हालांकि इस चीज में अंदर हम जाना नहीं चाहते, हम ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे, बहुत कम एज है हमारी तो हम इतना बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्या कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। अब आगे जो आती है, मैं ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। कमाल का बात है कि हम ऐसे चल रहे हैं कि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन बता क्यों रहे हैं? क्यों आपको टाइम ज्यादा करना है? नहीं यार, टाइम के लिए नहीं है। ये सब सारी चीज आपको इसलिए कर रही है क्योंकि आपके लाइफ में काम आएगा। तो सबसे पहले ये कहता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को लीड्स करती है, देख लेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती है वो ये होती है कि मान के चलिए $1 है और वो भारत में आके आप देते हैं तो $1 का आपको आज के इस दिन में 87.5 रुपया होती है, 87.5 रुपया होती है। $1 इज इक्वल टू 87.5। तो यही बताती है क्या कि द रेट एट विच यू कैन एक्सचेंज वन करेंसी टू अनदर करेंसी। एक करेंसी से आप दूसरे करेंसी में जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट। $1 को आप चेंज करते हैं रुपया में तो 87 रुपया आता है। ऐसे ही बहुत सारी यूरो हो गया, बहुत सारी ऐसी कॉइन्स है, ठीक है। तो वही जो रेट होता है, जो चेंज करने का जो रेट होता है कि एक जो चेंज कर जो करेंसी, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में जो चेंज करने का रेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे क्या कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में, क्योंकि आपके भारत का कमाल का बात है कि 2015 जो बीजेपी की पहले, जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की पहले का सरकार जो था वहां $1 इज इक्वल टू 60 रुपया था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार की वजह से नहीं बोल सकते, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है और आज का जो रुपया है वो 87.5 रुपया है। $1 इज इक्वल टू 87.5 रुपया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आएगी, इसमें हम अच्छे से समझाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं। चलते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में इन्फ्लुएंस करती है। पहला जो आता है वो आता है हमारा डिफिसिट। डिफिसिट कहीं पे यहाँ पे आपको सरप्लस लिखी रहेगी। दूसरा जो आता हुआ हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर। पहला डिफिसिट। आंख को क्लोज करो प्लीज, आंख को क्लोज करो सारे लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं आई को क्लोज करेंगे और पहला बोलेंगे मेरे साथ डिफिसिट। बोलिए यस। दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बोलिए यस, बोलिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यस। तीसरा आपको बोलना है करेंट अकाउंट डिफिसिट बोलना है, यस मेरे साथ बोलना है करेंट अकाउंट डिफिसिट। चौथा मार्केट सेंटीमेंट बोलना है, मार्केट सेंटीमेंट। पांचवा डेब्ट, कर्जा, डेब्ट यस। छठा टर्म्स ऑफ ट्रेड। सातवां
अरे यार मैं जल्दी के कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। इन्फ्लेशन, किसी भी कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लेशन है, ठीक है। आठवां जो वो इंटरेस्ट रेट, मेरे साथ बोलेंगे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। नौवां गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आपको अगर बोर्ड पे दिख रही है तो हम उंगली रखेंगे तो आपको बोलना भी है, बोलिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 11वां गवर्नमेंट, इसको स्लैश में हम लोग पब्लिक डेब्ट भी बोलते हैं। 12वां इकोनॉमिक रिसेशन और 13वां द स्टॉक मार्केट। ये चीज 13 ऐसा फैक्टर है, 13 चीज ऐसी है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में इन्फ्लुएंस करती है। इस चीज को हम लोग एक एक करके समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 2 चीज समझेंगे, क्योंकि अगर एक दिन ही हम सब कुछ कर देंगे तो दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। धीरे धीरे कंटेंट देते जाएंगे, धीरे धीरे आपको आनंद देते जाएंगे, धीरे धीरे दवाई खिलाते जाएंगे, तब तक आपका जो जितना जख्म है वो भी ठीक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। समझते हैं डिफिसिट किसको बोलते हैं? तो डिफिसिट कहती है कि व्हेन ए कंट्री, जब एक कंट्री इंपोर्ट्स, इसीलिए मैंने ये चीज को अच्छे से डिस्कस किया था। तो इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विस देन इट्स एक्सपोर्ट। जाग रहे हो? कहने डिफिसिट कहता है कि आपका जो कंट्री है, कोई भी देश है, और कोई भी देश जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करा रहा है, अपने घर में माल ज्यादा मंगवा रहा है, और जो माल से बना रहा है वो ज्यादा भेज नहीं रहा है। कोई भी देश है जैसे हमारा भारत, वो ज्यादा इंपोर्ट कर रही है लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रही है। तो उस रेट में क्या हो गया? डिफिसिट ज्यादा, और जितना ज्यादा डिफिसिट होगा उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा। हाँ, समझ आ रही है? डिफिसिट का ये मामला है। यस, इसीलिए एक्सपोर्ट कम करो। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो देश, उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट में उसकी वैल्यू कमती चली जाती है और कमती ही चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज को समझना चाहिए, वाकूबियत ये चीज को अच्छे से समझना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कम करें और इंपोर्ट हम कम करें, एक्सपोर्ट ज्यादा करने पे ध्यान देंगे, तब जाके कुछ फायदा होगा। जैसे यूएस वगैरह बहुत एक्सपोर्ट करता है तो हम लोग डेवलप है, जापान भी बहुत डेवलप है, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो बहुत डेवलप है इंडिया के कंपेरिजन में। चलते हैं आगे, चलते हैं वो क्या कहती है। जितना ज्यादा इंपोर्ट करेगी उतना डिफिसिट क्या होगा? कम, और जितना ज्यादा डिफिसिट कम उतना ज्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। इस चीज में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमारा डिफिसिट क्या हो गया? कम, और जितना कम डिफिसिट होगा उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, और जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, कहां गया वो यार, एक पॉइंट नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम लोग को ये बोलना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट फिगर एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। अगर आपको जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कोई भी देश है तो उसका कुछ इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आर्थिक इंडिकेटर्स कोई होगा। हाँ, पहले क्या बोल सकते हैं कि उसका जीडीपी हम पता कर लेंगे, तो उसका जीडीपी पता कर लेंगे, जीडीपी में कितना ग्रोथ आया, जीडीपी में कितना ग्रोथ आ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ कितना रेट से हो रहा है, हम उसको पता कर लेंगे। दूसरा पता कर लेंगे एम्प्लॉयमेंट फिगर, वहां कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तीसरा हम लोग बात कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। पहला हम लोग बात कर लेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट, दूसरा जो बात कर लेंगे वो बात कर लेंगे एम्प्लॉयमेंट फिगर, और तीसरा जो बात कर लेंगे वो कर लेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। चलते हैं आगे, चलते हैं कि ये क्या, पहला एक बार और बोल लो मेरे साथ, जीडीपी ग्रोथ रेट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट फिगर, वहां कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, कितना लोग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। और तीसरा क्या, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, कितना बना करके वो जनरेट कर रहा है एज ए क्वालिटी और एज ए क्वांटिटी। जिस वक्त धीरू भाई अंबानी रहते थे उस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने इतना बेस्ट कर दिया था कि बाहर से जब लोग आते थे ना तो वो बोलते थे कि यार इंडिया वाकई में डेवलप हो रहा है।
वो अपनी इंडस्ट्री को इतना बेच, तो पेट्रोलियम में गया, पेट्रोलियम में तब एक अलग ताबड़तोड़ मचा दी है। धीरू भाई अंबानी के अंदर एक चीज था, वो किसी भी चीज में जाते थे ना तबाही मचाते थे, और वही चीज मुकेश अंबानी में भी आया है। कोई भी अगर सेक्टर में जाते हैं ना तो वो एक बार एक इतना उसमें तो पैसा दे देते हैं, इतना पैसा उसमें दे देते हैं कि अचानक जितना भी धंधा होता है वो बोलता है सॉरी भैया हम तो गलती आपके फील्ड में आ गए, हम गलती हम जा रहे हैं भैया, आप राज करिए। अब जिस भी फील्ड में गए वो राज ही मचाए हैं, तबाही ही मचाए हैं। अंबानी फैमिली का ये खासियत है। ठीक है, आगे चलते क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा जनरली स्ट्रेंथेंस ए करेंसी। यदि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहा है, अच्छे आ रहा है, तो वो क्या करता है, आपके करेंसी को क्या करता है, स्ट्रेंथ डालता है, यानी कि आपके करेंसी का वैल्यू ज्यादा कर देता है। जैसे $1 का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ₹1। तो क्यों है ये, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, इसीलिए एक ऐसा कारण है जिसका पॉजिटिव इंडिकेटर्स कहिए। आगे चलते हम लोग कंट्रीज विद स्टेबल पॉलिटिकल, देखिए मैं इसीलिए बात कर रहा था बीजेपी और कांग्रेस की सरकार। आगे चलते कंट्रीज विद स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स, ये क्या करती है, हमारी स्ट्रॉन्ग करेंसी कर देती है। एक ऐसा कारण है, यदि भारत या कोई भी ऐसी कंट्री है जिसमें स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वहां जो होती है एक ऐसा कारण है स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वहां पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो वो स्टेबल है, और दूसरा क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स, उसका इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाने में मदद करती है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हम 2014 से तो अभी तक भारत सरकार में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो करेंसी एज ए इतना मामला में जो 2014 से 2025 तक में हम ऐसा देखते कि डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ते ही चला जा रहा है और रुपया का जो वैल्यू है वो कमते ही चला जा रहा है। वाई, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है तो हमारी करेंसी जो है वो, हमारा रुपया जो है उसका जो मार्केट जो होना चाहिए वो तो बढ़नी चाहिए। ऐसा क्या कारण है ये आप लोग पता करेंगे, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बहुत बड़ी फैक्टर है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी लाने में, अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। आज जिस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको मजा आया होगा, शानदार लगा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एनर्जी और एक अलग उत्साह के साथ। सो थैंक यू सो मच।